हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लैबल अकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। तो आज हम सेकंड ईयर डिप्लोमा के लिए जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक लेके आए हैं। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो पैथ मतलब रोग और हिस्टो मतलब टिश्यू और लॉजी मतलब कि स्टडी, यानी कि टिश्यू के अंदर होने वाली डिजीज का अध्ययन इट कॉल्ड एज हिस्टोपैथोलॉजी होता है। तो इसमें भी दो टर्म्स आती हैं, एक आता है हिस्टोलॉजी और एक आता है हिस्टोपैथोलॉजी। अगर मैं केवल हिस्टोलॉजी की बात करूं तो हिस्टोलॉजी ओनली सिर्फ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है किसी भी एक नॉर्मल टिश्यू का, जिसके अंदर बिल्कुल डिटेल स्टडी की जाती है टिश्यू की कि टिश्यू कैसा है, क्या साइज है वगैरह, या कोई नॉर्मल कंडीशन है क्या है। तो बेसिकली अगर उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है तो इट कॉल्ड एज एन हिस्टोलॉजी। लेकिन अगर हिस्टोपैथोलॉजी की बात करेंगे तो देखिए पैथ का मतलब होता है रोग, सफरिंग, या फिर हम देखा है ना कि पैथोलॉजी लैब का नाम हमने सुना है कि पैथोलॉजी लैब, यानी ऐसी लैब जहां पर कि डिजीज का स्टडी किया जाता है, जहां पर डिजीज की जांच की जाती है। तो दिस इज ए ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील विथ स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, यानी कि कहने का मतलब है कि आफ्टर प्रोसेसिंग एंड स्टेनिंग ट्यूमर और ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी कि कहने का मतलब है कि एक ऐसी ब्रांच है पैथोलॉजी की जहां पर कि टिश्यू या ट्यूमर की जांच की जाती है कि टिश्यू के अंदर कोई कैंसर सेल या कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो उस वाली ब्रांच को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इंपॉर्टेंस क्या है इस ब्रांच का कि मेन रोल ऑफ डायग्नोसिस मैलिग्नेंसी ऑफ टिश्यू, यानी डायग्नोसिस ऑफ इंफ्लामेशन, इन्फेक्शन, स्टोरेज ऑफ डिसऑर्डर, डायग्नोस एंड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ डिजीज। देखिए हम हर टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे समझेंगे। मैलिग्नेंसी तो आप सब जानते हैं क्या होता है कि मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर से रिलेटेड होता है कि कई देखिए जब हम फ्लूइड जब निकालते हैं तो फ्लूइड से केवल एस्पायरेशन करके हम केवल उस ऑर्गन तक जाने की कोशिश करते हैं कि उस ऑर्गन में कुछ चेंजेस या कुछ डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम बायोप्सी की बात करते हैं या किसी टिश्यू के अंदर प्रॉपर हम इंसर्ट करके उसका कोई टुकड़ा निकालते हैं या फिर उसमें से कोई हम चीज निकालते हैं, उसका कोई पार्ट निकालते हैं, उसके बाद जो जांच होती है तो बेसिकली हम उस टारगेट ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब भी हमें किसी टारगेट ऑर्गन की स्टडी करनी होती है ना तो हमें हिस्टोपैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हमें यह देखना है कि उस ऑर्गन के टिश्यू में, क्योंकि आप सबको पता है कि सेल होता है, सेल से टिश्यू होता है और टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन होता है। तो यानी हमें ऑर्गन, अगर ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हमें टिश्यू की जांच करनी पड़ेगी। टिश्यू किससे बना है, सेल की जांच। तो सेल, टिश्यू, सेल, यानी पर्टिकुलर एक सेल तक, यानी ऑर्गन की किसी एक सेल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हिस्टोपैथोलॉजी का हमें सहारा लेना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आती जाएगी। तो डायग्नोसिस किस चीज का करते हैं हम यहाँ पर कि किसी ऑर्गन में, टिश्यू में कोई इंफ्लामेशन यानी कोई स्वेलिंग या सूजन तो नहीं हो रही है। बाहर होने वाली तो आपको पता है इंजरी होती है तो उससे आपको दिख जाती है सूजन, लेकिन अंदर कोई सूजन हो रही तो वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। इन्फेक्शन तो नहीं हो गया या फिर स्टोरेज को डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है अंदर, या हम इसको डायग्नोसिस करते हैं और प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। रिकरेंस मतलब कि पुनरावृत्ति, यानी कि दोबारा वो डिजीज नहीं हो जाए। तो हमें डीप लेवल पर किसी भी टिश्यू को देखकर हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में जांच कर सकते हैं कि किस स्टेज का वहां पर उसको प्रॉब्लम हुआ है, कि अभी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज की, थर्ड स्टेज है, कोई डिजीज एक्यूट में है कि कोई डिजीज क्रॉनिक में है। एक्यूट मतलब कि शॉर्ट टाइम, क्रॉनिक मतलब कि लंबे टाइम के लिए कोई डिजीज तो पेशेंट को नहीं हो गई है। स्पेसिमेन इसमें हम क्या ले सकते हैं, तो इसमें टू टाइप्स ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो यहाँ पे ऑब्टेंड किए जाते हैं। देखिए टिश्यू यहाँ पे ऑब्टेंड जो करने वाली चीज होती है, ह्यूमन टिश्यू कैन कम फ्रॉम बोथ सर्जरी एंड ऑटोप्सी। तो पहले हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए सर्जरी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जाती है कि वो बंदा अभी अलाइव कंडीशन में है। अगर हम उसके बॉडी के अंदर ओपन करके उसको कुछ भी सर्जरी कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं सर्जरी क्या होता है। तो ऑटोप्सी क्या होता है, ऑटोप्सी देखिए वो होता है ऑटोप्सी रूम जहाँ पे कि डेड बॉडी होती है और वहां से उसके किसी ऑर्गन को निकाल कर देन उसकी जांच की जा रही है, तो वो फिर ऑटोप्सी के अंदर आता है। ठीक है। बायोप्सी, तो बायोप्सी में एक बायोप्सी भी दो टाइप की होती है। बायोप्सी का मतलब होता है बायोलॉजिकल, और ऑप्सी, ये बायोप्सी को यानी ऑटोप्सी या सर्जरी से निकलने वाला सैंपल। तो यहाँ पे एक होता है एक्सिजनल बायोप्सी, एक होता है, आगे एक और बताऊंगी मैं। तो इफ द होल ट्यूमर और लीजन इज रिमूव्ड सेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस बाय द पैथोलॉजिस्ट कॉल्ड एक्सिजन बायोप्सी। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पूरा के पूरा ना ट्यूमर निकाल लेंगे, पूरा के पूरा लीजन निकालेंगे, पूरा के पूरा रिमूव कर लेंगे उसको, और उसके रिमूव करने के बाद जब उसकी हम जांच करते हैं, उसकी स्टेनिंग करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो वो पूरी पैथोलॉजी जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ टर्म समझना है। तो एक्सिजनल बायोप्सी का मतलब होता है होल ट्यूमर, ठीक है, और ऑटोप्सी का मतलब होता है रिमूव्ड फ्रॉम लार्ज टिश्यू फ्रॉम द डेड बॉडी, यानी कि आपने कोई लार्ज या कोई बड़ा टिश्यू निकाला है किससे, डेड बॉडी से, तो वो टर्म कहलाती है आपकी ऑटोप्सी। ठीक है। इसके बाद एक और बायोप्सी होती है जिसका नाम है इंसिजनल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी का बच्चों मतलब क्या होता है, देखिए
A small piece of tissue, a small piece of lesion or tumor which is sent for diagnosis, final removal of the lesion or the tumor is called incision। यानी एक ऐसी बायोप्सी पर अध्ययन करना जो कि कहीं पे भी आपके प्रॉब्लम हुई है तो उस लीजन का केवल और केवल हम छोटा सा पीस निकालेंगे। पहले वाले में क्या किया था हमने, एक्सिजनल के अंदर होल ट्यूमर निकाला था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा लीजन निकाल रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रिपरेशन, अब ये किस हिसाब से किया जाता है, तो ये 3 टाइप से किया जाता है। एक होता है होल माउंट्स, एक होता है सेक्शन और एक होता है स्मीयर। तो होल माउंट्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम पूरा के पूरा क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एंटायर फंगस पैरासाइट और प्रिपरेशन ऑफ शुड बी मोर देन 0.2 to 0.5 mm थिकनेस। क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिश्यू के सेक्शंस करने पड़ते हैं। यहाँ पे होल माउंट्स का मतलब आ रहा है कि पूरा के पूरा एंटायर कोई भी एनिमल फंगस अगर आपको दिख रहा है तो हम उसको स्टेन करके देखेंगे, जिसका कि साइज होता है 0.2 से 0.5। अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन आर सेक्शन द टिश्यू कट अबाउट 3 to 5 mm थिकनेस आर कट ऑन द माइक्रोटोम। यहाँ पे हम एक इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेंगे माइक्रोटोम, जिससे कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमने बायोप्सी करी कुछ भी करा है तो उसको टिश्यू को हम 3 to 5 mm यानी थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ पे कितना था 0.25 mm, 0.5 mm, यहाँ पे कितना है 3 to 5 यानी कि सेक्शन इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। और माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम आपको आगे बताएंगे। इट इज डन बाई 2 मेथड, या तो फ्रीजिंग कर सकते हैं या फिर इसकी एम्बेडिंग कर सकते हैं या कोई हार्ड मटेरियल होता है। ये फ्रीजिंग क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता है, ये भी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो विथ ए पैराफिन और जिलेटिन का इसमें सहारा लिया जाता है। तो आपको अभी एज इट इज जैसा लिखा है आपको वैसे याद करना है कि सेक्शन यहाँ पर 3 to 5 mm का है, यहाँ पे 0 to 0.02 और 0.5 mm का यहाँ पर लेना है। तो बेसिकली हम इसको साइज के बेसिस पे हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। फिर अगर मैं स्मीयर की बात करूं तो स्मीयर का मतलब तो सिंपल सा हम सब जानते हैं स्मीयर क्या होता है। तो स्मीयर आर मेड फ्रॉम ब्लड, बोन मेरो और एनी फ्लूइड एज लाइक प्लूरल एसाइटिक फ्लूइड स्मीयर। यानी इसमें क्या होगा कि जो भी टारगेट ऑर्गन होगा ना, तो टिश्यू की बात नहीं चल रही, यहाँ पे आप उसके फ्लूइड का सैंपल ले सकते हो और देन उसको स्मीयर बना के स्टेन करके देन फिर आप उसकी माइक्रोस्कोपी से देख सकते हो कि पेशेंट को किस लेवल का इन्फेक्शन हो रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्नीशियन। अगर आपसे हिस्ट्री से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो आपको ये चीजें इसमें मेंशन करनी है। तो इसमें स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन करना, यानी स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन मतलब कि कोई भी टिश्यू बायोप्सी का आप सैंपल निकालते तो सबसे पहले उसको, क्योंकि वो जब बॉडी के अंदर था तो लाइव कंडीशन में था, वो बाहर निकल गया तो उसके अंदर प्यूट्रिफिकेशन नहीं होना चाहिए और उसके अंदर कोई ऑटोलाइसिस नहीं होना चाहिए। तो हमको 10% फॉर्मेलिन और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं फिक्सेटिव में। फिक्सेटिव का मतलब होता है कि आज जब आप उसको किसी भी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर, तो वो एज इट इज जैसे बॉडी से बाहर निकला वो एज इट इज ही रहता है, ताकि जब उसके आगे आप उसके सेक्शन कटिंग करेंगे, माइक्रोस्कोपिकली प्रिपरेशन करेंगे तो आपको चीजें क्लियर दिखे। उसमें लाइसिस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई विघटन नहीं होना चाहिए सेल का, नहीं तो आपको प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसमें आप लेबलिंग करें, आइडेंटिफिकेशन करें, उसका नेम, एज, सेक्स, जो भी पेशेंट है। मान लीजिए अगर आपने 3 से 4 पेशेंट का एक दिन में किया है तो आपको सबको नेम के साथ कैटेगराइज तो करना ही पड़ेगा ना। तो प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर जेंगी हम उसमें फिर माइक्रोस्कोपी की प्रिपरेशन करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, और साथ में पूरा काम करने के बाद हमको उसका पूरा एक लॉन्ग टाइम तक पेशेंट के रिकॉर्ड रखने के लिए आपको उसका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग रखना पड़ता है। साथ में सेक्शन शुड बी कट आउट 3 to 5 mm थिक, यानी कि ये एक बेसिक इसका स्टैंडर्ड है कि आपका जो लास्ट जो आपका साइज होता है टिश्यू सेक्शन का वो 3 to 5 mm का होता है, जो भी आप बायोप्सी वगैरह करते हैं। माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप क्या करते हैं, कटिंग करते हैं वेरी थिन सेक्शन, यानी माइक्रोटोम से बिल्कुल पतली पतली लेयर बना के टिश्यू की, क्योंकि हमको डीप स्टेन करके डीप स्टडी करनी है तो हम यहाँ पे माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। एक वर्ड आता है हिस्टोकेमिस्ट्री, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ टिश्यू, केमिकल नेचर टिश्यू कंपोनेंट्स बाय हिस्टोलॉजिकल मेथड, यानी कि हिस्टोलॉजी मेथड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना फॉर्मेलिन, तो यहाँ पे हिस्टोकेमिस्ट्री करके भी एक ब्रांच आती है जिसके अंदर हम उन सारे फिक्सेटिव का नेचर हम जानना चाहते हैं, जैसे मेथनॉल होता है, फिर फॉर्मेलिन होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो वो सारी हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर की जाती है। आफ्टर रिसीविंग स्पेसिमेन हैव ए रिक्वेस्ट फ्रॉम दैट लिस्ट ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन देयर हिस्ट्री। अब क्या होता है कि जब आप पेशेंट को उसका ये सब करने जाते हैं, उसकी मान लो बायोप्सी करने जा रहे हैं या हिस्टोपैथोलॉजी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले स्पेसिमेन निकालने से पहले एक फॉर्म होता है, फॉर्म आपको पेशेंट को देना पड़ता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती हैं और उसके अंदर सारी उसकी पुरानी हिस्ट्री भी उसके अंदर मेंशन होती है कि कहीं पेशेंट को कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी आगे जाके, और उसका कंसेंट फॉर्म उसको भरना पड़ता है। चेक द स्पेसिमेन इज प्रॉपर फिक्सेटिव विच शुड बी 15 to 20 टाइम ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि ऑटोलाइसिस और पिट्रिफिकेशन क्या होता है ये मैं आपको आगे और समझाऊंगी जैसे हिस्टोपैथोलॉजी के वीडियो
बनेंगे, क्योंकि मैं सब चीज़ एक वीडियो में नहीं बता सकती आपको। तो स्पेसिमेन इज प्रॉपर फिक्सेटिव, यानी कि हमारा सबसे पहला काम होता है कि जैसे ही बॉडी से बाहर आया है कोई टिश्यू, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है। अगर हमने ये स्टेप छोड़ दिया तो आगे के होने वाली सारी स्टेप हमारी गलतियां हो जाएंगी, चाहे फिर हम कितना स्टेन कर ले, चाहे माइक्रोस्कोपी कर ले, वो सब स्टडी हमारी बिल्कुल फॉल्स रिजल्ट देंगी। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उस टिश्यू को हमें ऑटोलाइसिस से, प्यूट्रिफिकेशन से उसको बचाने के लिए हमें फिक्सेटिव का ध्यान रखना है। देन वैक एंट्री इन रजिस्टर गिव स्पेसिमेन इन पैथोलॉजी कॉल्ड एज ए सेशन। तो क्या होता है ना, जब बहुत सारा काम होता है, जब बहुत सारे टिश्यू आ जाते हैं लैब के अंदर, तो हमें पर्टिकुलर उनको एक नंबर देना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर कैसेट्स बनती है। तो वो कैसेट क्या होती है, आगे तक जब टिश्यू का सेक्शन होता है, उसकी जब स्ट्रेनिंग होती है, तो वो कैसेट के फॉर्म में आगे चलती है हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो हमें हर पेशेंट को एक नंबर देना पड़ता है, जैसे रामू है, शामू है, जीतू है, तो उन सबका कोई नाम से नहीं चलेगा, एक नंबर होगा पर्टिकुलरली। उस नंबर के बेस पे ही उनका पूरी लैब में आइडेंटिफिकेशन होता है, ताकि हम जब लंबे टाइम के लिए कोई रिकॉर्ड रखते हैं और हमको ये पता रहता है कि ये नंबर इस पेशेंट का है, तो वो उसको हम बोलते हैं असेशन। ठीक है। इफ स्पेसिमेन इज लार्ज देन कट इन थिन, यानी आपको लग रहा है कि स्पेसिमेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसके क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे टिश्यू के पार्ट करेंगे। देन फिर हम आगे देखते हैं, कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे बताए हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के इंट्रोडक्शन में मैंने कवर किया है कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। तो इंस्ट्रूमेंट यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी में कौन कौन से होते हैं, आप यहाँ से एक लिस्ट बना सकते हैं। देखिए मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है यहाँ पर, क्योंकि हम डिटेल में तो जैसे जैसे हम आगे वीडियो बनाते जाएंगे तो इन सबके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि इंट्रोडक्शन का वीडियो है, तो एक हमने बनाई है कि टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या स्टेप होते हैं, और साथ में टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प आने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले फिक्सेशन होता है, डिकैल्सिफिकेशन होता है, क्लीयरिंग होती है, इनफिल्ट्रेशन होता है, एम्बेडिंग होती है, सेक्शन कटिंग होती है, देन स्टेनिंग, देन माउंटिंग है, देन माइक्रोस्कोपी, फाइनल एग्जामिनेशन होता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज है। तो फिर इसको इन सारे प्रोसेस में जो यूज आने वाले इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोटोम है, क्रायोस्टेट है, सेफ्टी कैबिनेट है, वाटर बाथ है, डेसिकेटिंग टूल्स है, डिस्पेंसर है, हॉट प्लेट है, ओवन है, ब्लॉक और मोल्ड्स है, स्टेनिंग मशीन है। यानी कि यहाँ पे ये तो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है हिस्टोपैथोलॉजी में। और भी छोटे मोटे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कॉपेलिन जहाज वगैरह होती है पेपस्मीर वगैरह के अंदर, वो छोटे तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए, लेकिन मेजर लेवल पे अगर आप इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करना चाहते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी के क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो यू कैन राइट दैट। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि हिस्टोपैथोलॉजी के किस पार्ट में मुझे वीडियो आगे और बनाना चाहिए, ताकि आपका मैं डाउट क्लियर कर सकूं। तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।